चलिए, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम चैप्टर परफॉर्म कर रहे हैं एग्रीकल्चर। हमारा जो लास्ट लेक्चर था वो एसोसिएटेड था इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर के टॉपिक एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज। तो हमने इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स शुरू किए। पहले हमने फिजिकल फैक्टर्स को कंप्लीट किया। उन इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में हमने लास्ट जहाँ पर बात वाइंड अप की थी वो इंटरमीडियरीज को एबोलिश करने से जुड़े हुए पॉइंट पर कंप्लीट की। उसमें हमने इंटरमीडियरीज को समझते हुए डिफरेंट टेनेंसी सिस्टम यानी कि लैंड टेन्योर सिस्टम्स समझे, जिनमें हमने ज़मींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम को स्टडी किया। अब हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स में हमारे अगले फैक्टर की ओर बढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो फैक्टर है ये है टेनेंसी रिफॉर्म्स। पहला तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज था, दूसरा टेनेंसी रिफॉर्म्स है। तो चैप्टर एग्रीकल्चर, टॉपिक इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर, उसके तहत फर्स्ट टॉपिक एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज हो गया, सेकंड वन इज़ द टेनेंसी रिफॉर्म। इसी के बाद हम अभी आगे बढ़ जाएंगे। टेनेंसी रिफॉर्म्स, यहाँ पे लिखा है कि टेनेंसी कल्टीवेशन वाज वेरी कॉमन इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूलर्स। ब्रिटिशर्स के समय में टेनेंसी कल्टीवेशन सिस्टम एग्जिस्ट करता था। टेनेंसी मतलब द टेनेंट्स। टेनेंट्स मतलब जो किराए पे, ठेके पे ज़मीन लेकर के काम कर रहे हैं। अब ये किराया या ठेका क्या है, ये अरेंजमेंट कैसे होता है, वो एक डिफरेंट मैटर है, बट टेनेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। जो एक्चुअल ऑनर ऑफ द लैंड है वो कल्टीवेशन टेनेंट्स से करा रहा है। ये है टेनेंसी कल्टीवेशन। अब ज़मींदारी सेटलमेंट सिस्टम, रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम, ये डिफरेंट टेनेंसी कल्टीवेशन सिस्टम देश में एग्जिस्ट कर रहे थे। उसके वाया एक्चुअली में हमने ये देखा कि देश के अंदर कुल 3 तरह के सिस्टम एग्जिस्ट करते थे, 3 तरह के टेनेंट्स। कितने तरह के टेनेंट्स थे? 3 तरह के। तो कितने तरह की टेनेंसी कल्टीवेशन सिस्टम थी? 3 तरह की। वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। 3 टाइप्स ऑफ टेनेंट्स वर रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। पहली कैटेगरी ऑफ टेनेंट कौन थे? पहले तरह के किराएदार, ऑक्यूपेंसी टेनेंट या परमानेंट टेनेंट कहिए इनको। क्या है इनका मतलब? ये लैंड राइट्स ऑक्यूपाई किए हुए थे, इसलिए हम इन्हें ऑक्यूपेंसी टेनेंट कहते हैं या परमानेंट कैरेक्टर का टेनेंट कहते हैं। ब्रिटिश रूल के दौरान जितने भी तरह के टेनेंट थे, यानी कि जितने भी टेनेंसी सिस्टम्स थे, उनमें से ये टेनेंट सबसे बेटर प्लेस्ड थे, क्योंकि इनके पास ऑक्यूपेंसी का राइट था। लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ था इन्होंने, और एग्रीमेंट होता था, लीज़ बनती थी प्रॉपर, और उतने समय तक के ऑक्यूपेंसी राइट इनके पास उस ज़मीन के होते थे। तो आप इनको इमीडिएटली एविक्ट कर लेंगे ऐसा नहीं होता था, तो बेदखली एकदम से नहीं होती थी। रेंट तय होता था तो अचानक से रेंट बढ़ा लें ऐसा भी नहीं हो पाता था। आप इनकी सर्विसेज लेते रहें, इन्हें कुछ भी रेमुनरेशन ना दें, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज लेना, जिसे बेगारी कहते हैं, ये भी नहीं होता था। तो बेगारी, रेंट इंक्रीमेंट, एविक्शन, इन चीज़ों से थोड़ा बचा रहता था ये सिस्टम। तो इसलिए ये पहले नंबर पे हम लिख रहे हैं ऑक्यूपेंसी और परमानेंट टेनेंट्स विद द परमानेंट एंड हेरिटेबल राइट्स। तो इनके पास खेती करने का उस ज़मीन पर जो अधिकार था वो परमानेंट रहता था। ये परमानेंट टाइप के किराएदार थे उस ज़मीन के, और ये राइट हेरिटेबल था, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी से तीसरी में चला जाता था। तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये राइट इनहेरिट होता था, ये परमानेंट कैरेक्टर का होता था जब तक ऑक्यूपेंसी की शर्तें चल रही हैं ठीक ठाक, कानून के द्वारा रेगुलेटेड होता था। तो ये पहले टाइप के ऑक्यूपेंट टेनेंट्स या ऑक्यूपेंसी टेनेंसी या ऑक्यूपेंसी टेनेंट्स, या सिंपल कहिए तो परमानेंट टेनेंट्स। दूसरे हैं टेनेंट एट विल और टेम्परेरी टेनेंट। टेनेंट एट विल, टेनेंट्स एट विल कौन है? जिनको ऑनर अपनी विल से, अपनी इच्छा से जब चाहे निकाले, जब चाहे रखे। ये ज़मीन के मालिक की विल पर खड़े हैं, उसकी इच्छा पे खड़े हैं। कोई इस तरह का परमानेंट टेनेंसी या कोई ऑक्यूपेंसी राइट इनके पास नहीं है, ये टेनेंट एट विल हैं, ये सफ़र करेंगे। और तीसरे हैं सब टेनेंट्स और शिकमी किसान। शिकमी किसान, तो ये जो सब टेनेंट्स हैं या ये जो टेनेंट्स एट विल हैं, अधिकतर यही सफ़र करते रहे हैं देश के अंदर। तो देश के अंदर ज़्यादातर जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, वो इस सब टेनेंसी सिस्टम
या टेनेंसी एट विल यानी कि टेनेंट एट विल और सब टेनेंट शिकमी किसान जैसी चीज़ें इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। जब चाहे किराया बढ़ा दिया जाता था रेंट, जब चाहे बेदखली हो जाती थी यानी कि एविक्शन फ्रॉम द लैंड, कोई ना कोई बहाना या कारण बना करके। अक्सर प्रयास रहते थे मालिकों के द्वारा कि इनसे बेगारी कराई जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट इनसे सर्विसेज ली जाएं, घर की सर्विसेज, अपने खेत भी जुतवाए जाएं इनसे, अपने पशुओं का पालन करवाया जाए इनसे, और जिसके बदले में कुछ पे नहीं करना। तो बेगारी से ये सफ़र करते थे, बंधुआ मजदूरी से सफ़र करते थे, कर्जा इन पे चढ़ा था, इंडेटेडनेस इन पर थी, इंडेटेड थे ये, प्रॉस्पेरिटी कहीं दूर दूर नहीं थी, गरीबी इनमें थी। तो ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस लेबरर अधिकतर इसी तरह की टेनेंसी सिस्टम में कवर होते थे, क्योंकि ज़मीनें हुआ नहीं करती थीं और मजबूरन जिन किसानों के पास ज़मीनें हैं उन्हीं के पास आपको काम करना होगा, और कोई स्किल सेट आपके पास है नहीं, और अदर सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन भी ब्रिटिशर्स के द्वारा देश में व्यापक स्तर पर कॉम्प्रिहेंसिवली खड़े नहीं किए गए। तो कर क्या सकते हैं आप, उल्टा डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया उन्होंने देश को। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी भी वो भी बर्बाद कर दी। तो मजबूरी में अब तो आप सबको आना ही खेती की तरफ वापस है। तो इस तरह से टेनेंसी एट विल और सब टेनेंट्स की कैटेगरी में बहुत इजाफा हुआ। किसान जो मालिक है ज़मीन का वो हमेशा कोशिश करता था कि ऑक्यूपेंसी टेनेंट ना रखा जाए। ज़्यादातर टेनेंट एट विल और सब टेनेंट कैटेगरी वाले ही लोगों को ज़मीन दी जाए, क्योंकि कोई जवाबदेही, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती थी। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट नहीं था और अधिकतर कानून के अधीन भी आएगा ही नहीं। तो ये कहानी हुआ करती थी। तो इन्होंने सफ़र किया बहुत ज़्यादा, इतना सफ़र किया कि आज़ादी के बाद कई परिवर्तन लाए गए, लेकिन फिर भी देश के अंदर 20% लैंड जो अंडर कल्टीवेशन था वो बटाईदार यानी कि शेयर क्रॉपर्स के अंडर था। 20% लैंड अंडर कल्टीवेशन बटाईदारी के अंदर था, शेयर क्रॉपर्स के अंदर था। वो यही वाले थे जो ज़मीन मालिक की ज़मीन पर आकर के खेती करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे, इनपुट कॉस्ट बियर करेंगे और पैदावार का आधा ज़मीन मालिक के साथ शेयर करेंगे। तो लगभग 50% तक चार्ज कर लिया जाता था और ये कई बार बढ़ भी जाता था। मतलब ये 60% तक भी चला जाता, 66-70% तक भी चला जाता था। इतनी डेस्टिट्यूशन थी इन टेनेंट्स की लाइफ में। तो ये हालात थे देश के अंदर। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कि जब देश का अधिकतर वर्ग टेनेंट है और वो टेनेंट अधिकतर टेनेंट एट विल है या सब टेनेंट कैटेगरी का आदमी है, तो अगर देश की आर्थिक हालात सुधारने हैं, देश में समानता लानी है लोगों के इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल लाइफ में, एक समतावादी समाज बनाना है, एगैलिटेरियन सोसाइटी बनानी है, रूरल डिमांड को बूस्ट करना है, ओवरऑल इंडिया में प्रॉस्पेरिटी बढ़ानी है, सोशल जस्टिस जिसे कहते हैं हम वो करना है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होने देना है, तो कितना ज़रूरी है फिर कि टेनेंसी के क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाए जाएँ। तो ये महसूस किया गया, इसलिए फिर आज़ादी के बाद टेनेंसी के क्षेत्र में रिफॉर्म्स लाने के कदम उठाए। अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग कानून पास करके जो कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव देश ने रखे टेनेंसी को रिफॉर्म करने के लिए, उन ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए प्रयास किए, वो हम अभी समझ लेंगे। तो कुल मिलाकर के उन प्रयासों के तहत ये नज़र आता है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस अंडर द टेनेंसी रिफॉर्म्स अबाउट 113 lakh कल्टिवेटर्स हैव एक्वायर्ड ऑनरशिप राइट ऑफ ओवर 62 lakh हेक्टेयर्स। तो 113 लाख कल्टिवेटर्स को लगभग 62 लाख हेक्टेयर्स पर ऑनरशिप का राइट मिला, क्योंकि ज़मींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी जैसे लैंड टेन्योर सिस्टम्स को एबोलिश किया, इंटरमीडियरीज को एबोलिश किया, लैंड सीलिंग लगाई गई और एक्सेस लैंड गवर्नमेंट ने कलेक्ट करके रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रावधान लाए, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, और उसके तहत ये ज़मीनें दे करके मालिकाना हक दिया गया। तो एक चीज़ है, टेनेंसी के क्षेत्र में काफ़ी काम हुए, वो अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो टेनेंसी रिफॉर्म्स पर्टेन टू द फॉलोइंग। जब हम टेनेंसी रिफॉर्म्स लाने की बात कर रहे हैं वो इन ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखेंगे, इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ चलेंगे। पहला क्या होना चाहिए ऑब्जेक्टिव? रेगुलेशन ऑफ रेंट, रेंट को रेगुलेट किया जाए, क्योंकि मैंने भी बताया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल बटाईदार से 50% तक आप रेंट ले रहे हैं। ऐसा भी देखा जा रहा है कई क्षेत्रों में
60-70% तक आप रेंट ले रहे हैं ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस। टोटल पैदावार का 60-70% तो आप ले रहे हैं। तो रेगुलेशन ऑफ रेंट वाज इम्पॉर्टेंट। इसके लिए देश के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में रेंट फिक्स किए गए और ये कहा गया कि जो टेनेंट है, ज़मीन मालिक, उससे 1/4 या 1/5 ऑफ द ग्रॉस प्रोड्यूस से ज़्यादा नहीं लेगा कानूनी तौर पर। 1/4 मतलब 20% या 25% से ज़्यादा नहीं लेगा ठेका। लेकिन पंजाब, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में ये लागू नहीं हुआ। बाकी अधिकतर राज्यों में लागू हुआ। कहीं 1/4 की फ़िगर थी, कहीं 1/5 की फ़िगर थी, कहीं 1/6 की फ़िगर थी। अब इससे बचने के लिए ज़मीन मालिकों ने क्या किया? ये तो तब लागू होता नज़र आएगा ना जब आप कोई लिखा पढ़ी करते हैं। ठेका राइटिंग में होता है, आप किराया टेनेंसी राइटिंग में करें, टेनेंट राइटिंग में रखें, आप कोई एग्रीमेंट फॉलो हो। तो फिर इसका तोड़ यही है कि वर्बली ही करार हो जाए दो लोगों में और खेती करते रहें। और आज इसका नतीजा आप देख सकते हैं। पंजाब के मालवा क्षेत्र में एनुअली 75,000 ठेका आम हो चुका है, 75,000 रेंट आम हो चुका है और कहीं कहीं पर तो 90,000 रुपये रेंट है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई 23-24 क्विंटल गेहूं निकलता है और 2,200 रुपये के हिसाब से क्विंटल जाता है। 27-28 क्विंटल धान निकलता है पैडी और यही लगभग 2,200, 2,300, 2,400 के हिसाब से वो भी चला जाएगा आपका। तो उस हिसाब से 2 सीज़न अगर मिला ले तो पूरा एनुअली 90,000 तो रेंट ही चला जा रहा है। तो जो टेनेंट है क्या कमाएगा? तो कमाने के चक्कर में फिर बहुत एक्सेस डोजेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। एक फैक्टर ये है, इतने एक्सेस वहाँ पर यूज़ हो रहे हैं। ये उसका एक कारण ये भी है कि बहुत एग्जॉर्बिटेंट रेंट्स हैं वहाँ पर और ज़्यादातर सारे करार सामाजिक छवि को ध्यान में रखते हुए मौखिक ही होते हैं, वर्बल होते हैं, बस दैट्स ऑल। लिखा पढ़ी वाली काम नहीं हो रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ है। तो रेंट फिक्स किया गया, लेकिन सही मायने में देश भर में इस फिक्सेशन ऑफ द रेंट से बाहर एस्केप होके चलने के भी कई तरीके निकल आए। कानून बनाए गए, कानूनों को लागू करने में कमियां रहीं, खामियां रहीं, इम्प्लीमेंटेशन पुअर रहा, मशीनरी में भ्रष्टाचार बहुत पाया गया जिनको इम्प्लीमेंट करना था ये। और सामाजिक स्तर पर ये देखा गया कि जो अधिकतर जनसंख्या है उसको इंटरमीडियरीज़ के एबोलिशन के बाद जो लैंड सीलिंग के कानून लगाए थे सरकारों ने कि जो एक्सेस लैंड है आप में बांटेंगे, उन कानूनों को इनेक्ट करने में एक कानून के अंदर बहुत सी खामियां रहीं। फिर उनके लागू होने के बाद कोर्ट केसेस के कारण वो बहुत डिले हो गए। फिर जब लागू हुए भी तो सरकारी मशीनरी को उसे सही ढंग से लागू कराना था। मशीनरी का नेक्सस बन गया ज़मींदारों के साथ और ज़मींदारों ने कानूनों के लूप होल को समझते हुए ज़मीन अपने ही परिवार के सदस्यों में बांट दी। ओवरऑल ज़मीन उन्हीं के पास रह गई, तो बहुत कम लैंड कलेक्ट होके रीडिस्ट्रीब्यूट हो पाया। तो जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी उनकी परिस्थिति फिर वैसी रही। अदर सोर्सेज ऑफ ऑक्यूपेशन अनपढ़ लोगों में क्रिएट ही नहीं हो रहे और ऑप्शन ही नहीं है और उनका स्किल डेवलपमेंट हुआ नहीं किसी और फील्ड में। तो ज़िंदा रहने के लिए मजबूरन खेती पे ही आना पड़ेगा। खेती मालिक, ज़मीन मालिक के पास है। अब आप कैसे ज़िंदा रहेंगे? तो उसकी स्पष्ट आपको कहना है कि वर्बल अग्रीमेंट के तहत आना है तो आजा, कर ले खेती और इतना ठेका लेंगे। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। तो ओवरऑल एक जो पूरा का पूरा रिजिम है, सारे कानून सही ढंग से लागू हो जाते, सही ढंग से मशीनरी काम कर देती और लगातार सुपरविज़न होती कि जो डिज़ायरेबल रिज़ल्ट्स हैं वो आ रहे हैं, फिर तो उसका एक इम्पैक्ट आता भी। पर क्योंकि एक चीज़ आप बना रहे हैं कानून, उससे एसोसिएटेड दूसरे कानून के तहत जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो कमज़ोर हैं, तो नतीजे वो नहीं निकलते हैं। तो पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही था कि रेंट रेगुलेट करें। उसके लिए ये हमने प्रोविज़न लाया था फिर कि रेंट्स फिक्स किए गए थे। अलग अलग राज्य सरकारों ने कानून पास करके रेंट फिक्स किया। दूसरा हम प्रोविज़न लेकर के आए कि सिक्योरिटी ऑफ टेनेंट आना चाहिए, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर आना चाहिए। स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी किसान को जो खेतीबाड़ी कर रहा है उसको टेन्योर की सिक्योरिटी दे दें, बंजर ज़मीन को भी बाग बना देगा। अगर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है तो बाग भी बंजर हो जाएगा। उसका कारण ये है कि उसे दिखेगा कि मैं लंबे समय तक इसी ज़मीन पे हूँ। अगर उसे दिख रहा है कि सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, कुछ समय तक ये ज़मीन मेरे पास रहने वाली है, तो वो उसका इंटरेस्ट ज़मीन को एक्सप्लॉइट करने में रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा।
तो वो कम इनपुट लगा के मैक्सिमम आउटपुट की डिज़ायर रखेगा, इससे ज़मीन बर्बाद होती है। तो वो ना फर्टिलाइज़र पे बेहतर इन्वेस्ट करेगा, ना ऑर्गेनिक मैन्योर और कंपोस्ट पे, ना लैंड डेवलपमेंट पे, ना सीड की अच्छी क्वालिटी पे, ना इरिगेशन के प्रबंध पे, ना बेटर टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स पे। इसका नतीजा ये रहेगा, ओवरऑल प्रोडक्शन देश के स्तर पर गिरी रहेगी, ओवरऑल रूरल इनकम कॉम्प्रोमाइज्ड रहेगी, और ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी डे बाय डे कॉम्प्रोमाइज़ होगी, गिरती चली जाएगी, लैंड डिग्रेडेशन होगा, जिसका नुकसान किसानों को और खेती बाड़ी समाज को ही होने वाला है, अर्थव्यवस्था को ही होने वाला है। बट कारण यह है कि टेन्योर की सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर अगर दिया जाए तो उस व्यक्ति को दिखेगा कि मैं आज इन वर्षों में अपनी गाढ़ी मेहनत से कमाई का इनकम का एक हिस्सा अगर अच्छे बीज, अच्छी इरिगेशन, लैंड डेवलपमेंट में, अच्छे फर्टिलाइज़र्स में लगा रहा हूँ, तो लंबे समय तक ये ज़मीन मेरी है, मैं लाभ भी इससे कमा लूँगा। तो वो इनपुट कॉस्ट के बारे में सोचेगा, बेटरमेंट के बारे में सोचेगा, ओवरऑल फार्मिंग सस्टेनेबल होगी, प्रोग्रेसिव हो जाएगी। तो इसलिए फिर सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर से जुड़े हुए अलग अलग राज्यों ने कानून लागू किए। लेकिन मैंने वही बताया, कानूनों में खामियां रहीं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत खामियां रहीं। उसका सीधा सीधा नतीजा ये निकला कि क्योंकि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, लैंडलेस लेबरर कमज़ोर था, गाँव के इलाकों में वीक है उसकी पोजीशन, जाति वाइज भी वो कमज़ोर था, सोशल प्लेसमेंट उसकी कमज़ोर है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में वो लोअर हायरार्की पर प्लेस्ड है, और दूसरी तरफ आर्थिक रूप में भी कमज़ोर है, शैक्षणिक तौर पर एजुकेशन वाइज भी वो बहुत कमज़ोर है, और उसके पास कोई और ऑक्यूपेशन के ऑप्शंस नहीं है, कोई स्किल सेट नहीं है। तो कानूनों में खामियां रहीं, इम्प्लीमेंटेशन में खामियां रहीं, मजबूरन उसे ज़िंदा रहने के लिए खेती करनी ही है, तो वो ज़्यादातर वर्बल एग्रीमेंट्स में ही एंटर होता रहा। इसलिए सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के फ़ायदे तो तब मिलते अगर रिटर्न एग्रीमेंट्स के तहत एंटर होते। तो इस वजह से एक तरह से टेनेंट एट विल वाला कॉन्सेप्ट चलता ही रहा। ये एक प्रॉब्लमेटिक एस्पेक्ट है। कुछ राज्यों में सकारात्मक नतीजे आए, जैसे वेस्ट बंगाल में, केरला में, कर्नाटका में कुछ नतीजे अच्छे आए। वेस्ट बंगाल में बड़गा ऑपरेशन चलाया गया। वेस्ट बंगाल में जो टेनेंट सिस्टम होता था शेयर क्रॉप पर, बटाईदार, उसको बड़गादार कहते थे, बड़गादार। तो 1978 में वहाँ पे ऑपरेशन बड़गा चलाया गया। ऑपरेशन बड़गा के तहत क्या किया गया कि जो टेनेंट है उसको ऑक्यूपेंसी राइट दिए गए, ज़मीन पर ऑक्यूपेंसी राइट दिए गए, टेन्योर की सिक्योरिटी ऑफर की गई, और जो एक्सेस लैंड है उसे कलेक्ट करके रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया, मालिकाना हक भी दिए गए। तो ऑपरेशन बड़गा के तहत बंगाल में एक सफलता भी मिली है, ये हमने लिखा भी है वेस्ट बंगाल। तो वहाँ पे कुछ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जैसी चीज़ें नज़र में आई। ऐसा ही हमने केरला में भी देखा, और क्योंकि वहाँ पर जो टेनेंट एसोसिएशंस हैं उनके कैंपेन मजबूत हुए, इस वजह से वहाँ पर भी लाभ देखने को मिले। तो आप एसोसिएशंस बनाइए तो आपको लाभ मिलेंगे, और कुछ कुछ सुधार हमें कर्नाटका के क्षेत्र में भी देखने को मिले। बाकी बाय एंड लार्ज देश भर में हालात गड़बड़ थे। उल्टा हमें समय के साथ साथ एक नए तरह की टेनेंसी देखने को मिली, दैट इज़ कमर्शियल टेनेंसी। ये ज़्यादा डोमिनेट करके गई जहाँ मॉडर्न फार्मिंग मेथड आए, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, कोस्टल आंध्रा, कोस्टल तमिलनाडु। हम पंजाब का केस लेते हैं यहाँ पे। अब ये कमर्शियल टेनेंसी क्या है? आप जानते हैं कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड में आपको केमिकल फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करना है, फार्म मैकेनाइज करने हैं, फार्म मशीनरी यूज़ करनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है क्योंकि हैवी इरीगेशन ज़रूरी होती है उसमें। तो ये सारे इनपुट कॉस्ट आपको बेयर करनी पड़ेगी। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स लगेंगे। किसान छोटा है जो, उसके पास इतना इनपुट कॉस्ट बेयर करने की कैपेबिलिटी नहीं है। तो पंजाब के क्षेत्र में ख़ास तौर पर जो छोटे साइज़ के किसान हैं, उन्होंने अपनी ज़मीन बड़े किसानों को ठेके पे दे दी, रेंट पे दे दी, और ख़ुद कुछ कुछ और काम करने शुरू हो गए कि एक तरफ ज़मीन से एक फ़िक्स्ड अमाउंट ऑफ रेंट आता रहेगा, क्योंकि बड़े किसान के पास पैसा भी है, सारे सांद हैं, सारे ट्रैक्टर, कंबाइन, थ्रेशर, हार्वेस्टर सब कुछ हैं, रोटावेटर वगैरह। उसके पास पैसा है सीड में, इरिगेशन में, फर्टिलाइज़र पे डालने के लिए। वो मंडियों में आड़तियों से डील भी कर लेगा, उसको सब बार्गेनिंग भी करनी आती है। तो 2-2, 4-4 एकड़, जिनके पास 5-5 एकड़ ज़मीन है, 1-1, 1.5-1.5, 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 एकड़ अपनी ज़मीन ठेके पे देते गए। ज़मीन ठेके पे चढ़ाई है, बड़े किसान इनकी 2-2, 4-4, 5-5 एकड़ लेकर के, खुद की भी उसकी है, तो 100-150 एकड़ में खेती कर रहा है। ये ट्रेंड फॉलो हुआ। दिस इज़ कमर्शियल टेनेंसी। ओके, दिस इज कमर्शियल टेनेंसी सिस्टम जो पंजाब में देखा गया, और ये लोग कुछ कुछ और काम करना शुरू हो गए। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड के वाया पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इस तरह की भी एक टेनेंसी देखने को मिली है।
तीसरी चीज़ है कॉन्फर्मेंट ऑफ ऑनरशिप ऑन टेनेंट्स, टेनेंट्स पर ऑनरशिप का एक अधिकार उनको देना। इसके लिए मैंने बताया ही आपको कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड का नियम लाया गया था कि भाई जो एक्सेस ऑफ द लैंड है विद द ज़मींदार कलेक्ट करके जिनके पास ज़मीन नहीं है उनको ज़मीनें दी जाएंगी। ओके, इसको लेकर के अलग अलग मुहिमें चली देश के अंदर। जैसे आदिवासी इलाकों में जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने जंगलों पर अपने ऑनरशिप के राइट मांगे कि हमारा अधिकार है यहाँ पर। 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आया, FRA 2006, जिसका नाम था शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर फॉरेस्ट डिवेलर्स फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। अब उसके तहत ये कहा गया कि जो फॉरेस्ट डिवेलर हैं जेन्युइन, जो ट्राइबल हैं जेन्युइन, उनको इनएलिएबल हेरिटेबल 2.5 हेक्टेयर का एक राइट रहेगा ज़मीन का, जो उनसे नहीं ली जा सकेगी, इनएलिएबल है, और दूसरा वो हेरिटेबल है, आगे आगे उनकी पीढ़ियों में वो ट्रांसफ़र होती रहेगी। तो 2.5 हेक्टेयर ज़मीन का एक अधिकार इंश्योर किया गया। इस तरह के नियम बनाए गए। बाय एंड लार्ज लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ही इसका मेन स्टे था कि हम अचीव करेंगे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हैं, रेंट को रेगुलेट करना क्योंकि यही प्रॉब्लम करता था, टेन्योर को सिक्योर करना, सिक्योरिटी ऑफ द टेनेंट, और तीसरा ऑनरशिप का राइट कॉन्फर करना ऑन द टेनेंट्स। इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये प्रोविजंस लाए गए। प्रोविजन नंबर A, ऑल टेनेंट्स हैव बीन गिवन फुल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर विदाउट गिविंग द ऑनर्स द राइट ऑफ पर्सनल कल्टिवेशन। सभी टेनेंट्स को फुल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया और ये कहा गया कि भाई वो जो ज़मीन पे सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर टेनेंट को दे दिया गया है, उस ज़मीन को ऑनर क्लेम ना करे इस नाम पे कि उसे पर्सनल कल्टीवेशन करनी है। मतलब एक शेयर ऑफ लैंड पे परमानेंट टेनेंसी राइट दिया जाएगा, उसे पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पर ऑनर जो है वो साइड नहीं रखवा पाएगा। तो ये इंश्योर किया गया। दूसरा, ऑनर्स हैव बीन गिवन, बी क्लॉज, ऑनर्स हैव बीन गिवन द राइट टू रिज्यूम अ लिमिटेड एरिया नॉट मोर देन फैमिली होल्डिंग सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट अ मिनिमम एरिया इज़ लेफ्ट विद द टेनेंट। ऑनर को कहा गया कि जो एक फैमिली होल्डिंग का साइज़ है जितना का लैंड होल्डिंग का, उसे आप अपने पास रख सकते हैं बतौर मलिकाना हक। ऑनर्स हैव बीन गिवन द राइट टू रिज्यूम अ लिमिटेड एरिया सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट अ मिनिमम एरिया इज़ लेफ्ट विद द टेनेंट। तो आपके पास अगर कोई टेनेंट है तो आप एक लिमिटेड एरिया जो कि फैमिली होल्डिंग साइज़ होगा, वो आप ज़मीन अपने पास रखिए, खेती करिए, जो चाहे आपको वहाँ करना है करिए, लेकिन शर्त यह है कि एक मिनिमम एरिया जो साइज़ डिसाइड किया गया होगा वो टेनेंट के लिए आपको इंश्योर करना है कि वो आप रखें। उसके बाद वाले एरिया पे आपका फैमिली होल्डिंग के साइज़ के बराबर का दावा रहेगा। तीसरा प्रोविज़न लाया गया, अ लिमिट हैज़ बीन प्लेस्ड ऑन द एक्सटेंट ऑफ लैंड विद अ लैंड ओनर मे रिज्यूम। और लैंड ओनर के पास कितना लैंड बचेगा उस पर लिमिट लगाई गई, जिसे हम लैंड सीलिंग कहते हैं। तो इस तरह से पहले प्रोविज़न के बाया फुल, यहाँ पर फुल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया गया और उसमें ऑनर को रिफ्रेन कराया गया कि आप वहाँ पर पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पर घुसेंगे नहीं, क्योंकि पर्सनल कल्टीवेशन के नाम पर ज़मीन ज़मींदार या ज़मीन का मालिक रख सकता था। तो ऐसा कह के वो ये वाली ज़मीन भी रखता, तो उसको रोका गया है कि एक ज़मीन जो ऑक्यूपाई वो कर रहा है उस पर उसका फुल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होगा। दूसरा ये कहा गया कि जो ज़मीन के मालिक हैं वो एक फैमिली होल्डिंग के साइज़ की ज़मीन अपने पास रख सकते हैं, जो लगभग 9-10 हेक्टेयर के आसपास का साइज़ बनाया गया था। और उसके बाद की जो ज़मीन है उसमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई टेनेंट है उसके पास, तो टेनेंट के लिए भी एक मिनिमम साइज़ ऑफ लैंड उसे रखना है। और तीसरा ये कहा गया कि ऑनर्स के ऊपर लिमिट लगाई जाएगी लैंड सीलिंग, जिससे अधिक वो ज़मीन फिर रख ही नहीं सकते अपने पास। एक्सेस लैंड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा किनको, जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी, भारतीय राज्य डिसाइड करेंगे, राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी। तो दैट वाज द होलसम सिस्टम। इसी के तहत हमने रेंट फिक्स्ड का कॉन्सेप्ट देखा, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का कॉन्सेप्ट देखा, ऑपरेशन बड़गा, कमर्शियल टेनेंसी, और ये तीनों के तीनों प्रोविजंस जो इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए लाए गए थे। नतीजा क्या निकला? कानूनों में कमियां बहुत थीं, कानून देर से लागू हो पाए क्योंकि जुडिशियल फाइट्स चलती रहीं, क्योंकि प्रॉपर्टी उस समय तक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में उसे लीगल राइट बनाया गया। कोर्ट केसेस बहुत महंगे थे, गरीब किसान लैंडलेस लेबरर नहीं लड़ सकता था, लिटिगेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और लगातार उसे लिटिगेशन की तरफ ही जाना पड़ता था अपने अधिकार सुनिश्चित करने के लिए। सोशल नेटवर्क ऑफ द विलेजेस ज़मींदारों के हक में था। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, कानून गो पटवारी के सामाजिक संबंध ज़मींदारों से मजबूत थे। ब्राइबरी ने बहुत वर्क किया।
कानूनों की खामियों ने काम किया कि उन्होंने ऑनरशिप अपनी फैमिलीज़ में ट्रांसफ़र कर ली, टाइम रहते 10-10 हेक्टेयर ज़मीन सभी फैमिली के मेंबरों को मालिकाना हक दे दिया, तो 100 हेक्टेयर ज़मीन 10 मेंबर है फैमिली में तो अपने पास ही रख ली एक तरह से। इस तरह की खामियों ने सही मायने में इन कानूनों का लाभ उन तक नहीं पहुंचने दिया जिन तक ये पहुंचना चाहिए था। बहुत ही माइनर स्केल पे, बहुत ही माइनर ग्रुप को इस कानूनों का, इन सुधारों का लाभ पहुंचा। बाय एंड लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द फार्मर्स को इसका लाभ नहीं पहुंचा जिनको पहुंचाने के लिए लाया गया था। और इसी का कारण ये है कि एक फ्यूडलिस्टिक सिस्टम इंडियन फार्मिंग सिस्टम में आज दिन तक एग्जिस्ट कर रहा है। एक इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। 85% किसान स्मॉल एंड मार्जिनल है, जिसके पास देश की सिर्फ और सिर्फ 45% ज़मीन है, और 15% किसान है जो मीडियम और बिग साइज़ का है, जिसके पास देश की 55% ज़मीन है, और उसमें से भी मात्र 6 से 7% किसान ही है जो बड़ा किसान है, बिग फार्मर है, जो उस 55% का लैंड शेयर ऑक्यूपाई किया हुआ है। एक इनइक्वालिटी है, एक इगैलिटेरियनिज्म है आज की डेट में। तो आगे क्या सुधार करने हैं वो समझ जाएंगे। ये टेनेंसी रिफॉर्म था। अब हम अगला पॉइंट समझते हैं इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स के अंदर। देखिए, लैंड रिफॉर्म्स में टेनेंसी रिफॉर्म जो कि सेकंड रिफॉर्म था, उसके बाद इंपॉर्टेंट थर्ड रिफॉर्म है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग्स। देखिए, जब हम लैंड रिफॉर्म्स में सबसे पहले ये मान रहे हैं कि हमें एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज करना है, तो उसके बाद इंटरमीडियरीज को एंड करने के बाद, ज़मींदारी और रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, इन सिस्टम्स को एंड करने के बाद लॉजिकल स्टेप यही बनता है कि जो प्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, जिनके पास एक्सेस ऑफ लैंड है, उनके हाथों प्रोप्राइटरशिप ली जाए, और जिनके पास ज़मीनें नहीं हैं या ज़मीनें कम हैं उनको दी जाएं। इसके लिए लैंड सीलिंग का कॉन्सेप्ट लाना बहुत ज़रूरी था। तो इसके वजह ये किया गया कि जो अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, जिसके पास ज़मीनें नहीं हैं या ज़मीनें बहुत कम हैं, उनको ज़मीनें दी जाएं, क्योंकि एक्चुअल में खेतीबाड़ी से जुड़ा हुआ वर्ग वही है, खेती वही कर रहा है। और जो ओवरवेलमिंगली प्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी का, जो इनइक्वालिटीज़ को जन्म दे रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को जन्म दे रहा है, उसकी पोजीशन को सेटल किया जाए और एक्सेस वेल्थ उससे लेकर के उसे रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ताकि सोशल जस्टिस का सिद्धांत जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है वो फुलफ़िल किया जा सके। तो इसका एजेंडा यही था कि देश भर में जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हुए लैंडलेस लेबरर्स हैं, एग्रीकल्चरल लैंडलेस लेबरर्स, इनको ज़मीनें दी जाएं। वो ज़मीनें जो लिमिट लगाने के बाद, सीलिंग लगाने के बाद, उसके अबव जो ज़मीन है वो ले ली जाएगी ज़मींदारों से। ये सीलिंग अलग अलग अमाउंट में लगाई गई, अलग अलग लैंड के ऊपर, वो हम अभी समझ लेंगे। तो ये तय किया गया कि एक सर्टेन स्पेसिफिक क्वांटम ऑफ लैंड, अमाउंट ऑफ लैंड रहने दिया जाएगा ज़मींदारों के पास। उसके अबव का जो भी लैंड है, द एक्सेस लैंड, वो उनसे कलेक्ट किया जाएगा, और सरप्लस लैंड जिसे हम कहते हैं, वो सरप्लस लैंड एक्वायर किया जाएगा, और फिर एक्वायर करने के बाद उसका मालिकाना हक दिया जाएगा उन लोगों को जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं या जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लैंडलेस लेबरर्स हैं। इसका नतीजा ये निकलेगा कि एक रिसोर्स बेस क्रिएट होगा एक देश की लार्ज कम्युनिटी के पास, जो इस समय रिसोर्स लेस है, और यहाँ पर ये रिसोर्स लैंड है। वह कम्युनिटी इसी एक्टिविटी में स्किल्ड भी है, और एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी इसी प्रोसेस के वाया आएगी कि जो कम्युनिटी एग्रीकल्चर से जुड़ी है, एग्रीकल्चर जिसे बिलोंग करता है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ इम्पॉर्टेंट रिसोर्स लैंड भी उसी कम्युनिटी को दे दिया जाए। इससे जब उनके पास लैंड के प्रोप्राइटरशिप के राइट्स आएंगे, वो उस लैंड को बतौर रिसोर्स यूटिलाइज़ करेंगे अपनी इनकम, अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करने के लिए। वो उस लैंड में इन्वेस्ट करेंगे, बेहतर फर्टिलाइज़र्स, बेहतर सीड्स, बेहतर फार्मिंग टेक्निक्स अपनाएंगे, इरिगेशन का तरीका अपनाएंगे। इससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ेगी, देश के स्तर पर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस सरप्लस में आएंगे। इससे नेशनल इनकम बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी। इससे रूरल प्रॉस्पेरिटी होगी, फूड सिक्योरिटी आएगी, देश स्ट्रेंथन होगा और सोवरेन होगा, सेल्फ रिलायंट होगा, अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा, उसे किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं रहेगी। रूरल डिमांड इससे बूस्ट होगी,
ओवरऑल इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर को एक पुश मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा, ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट अचीव किया जा पाएगा। तो ये सब समझ करके ये कदम उठाया गया कि लैंड सीलिंग लाई जानी चाहिए। लैंड सीलिंग को लाया गया और उसके लिए 2 फेजेस अपनाए गए। पहला फेज़ जो फेज़ 1972 तक काम करता है, 1950s के दशक के बाद ही ये प्रोसेस आ चुका था, मतलब 1950 ईयर के बाद ही लैंड सीलिंग का प्रोसेस आ चुका था और उसके बाद 1972 तक का फर्स्ट फेज़ है और उसके बाद 1972 ऑनवर्ड सेकंड फेज़ काम करता है। इस फर्स्ट फेज़ के दौरान लैंड सीलिंग के कानून को अप्लाई करने के लिए जो यूनिट ऑफ एप्लीकेशन है वो इंडिविजुअल फार्मर को माना गया था। मतलब एक ज़मींदार को ही, एक इंडिविजुअल फार्मर को ही यूनिट ऑफ एप्लीकेशन माना गया था कि लैंड सरप्लस है या नहीं, इसका असेसमेंट के लिए हम एक इंडिविजुअल को असेस करेंगे, ना कि पूरी फैमिली को। 1972 के बाद जो लैंड सीलिंग का कानून लागू होगा उसमें ये बदलाव आएगा कि अब जो यूनिट ऑफ एप्लीकेशन होगा वो पूरी फैमिली होगी, जो कि 5 मेंबर्स की फैमिली होगी। ऐसा कदम इसलिए उठाया गया था कि शुरुआती फेज़ में जब हमने इंडिविजुअल को यूनिट ऑफ एप्लीकेशन माना, तो मान लीजिए कि हमने अगर 10 हेक्टेयर ज़मीन लैंड सीलिंग के रूप में एक फ़िगर डिसाइड किया है कि 10 हेक्टेयर से अबव ज़मीन ले ली जाएगी और एक 5 मेंबर्स की फैमिली है, तो पहले उस परिवार के पास 50 हेक्टेयर ज़मीन है, तो टेक्निकली उस ज़मीन का मालिक तो उस घर का एल्डरली मेल मेंबर ही है, तो उसके पास 50 हेक्टेयर ज़मीन है। तो ऐसे में अगर हम एक इंडिविजुअल को यूनिट ऑफ एप्लीकेशन मानेंगे तो फिर 10 हेक्टेयर उसकी ज़मीन मान करके हमें आगे के 40 हेक्टेयर उससे ले लेने चाहिए। लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल को यूनिट ऑफ एप्लीकेशन मान रहे हैं तो इस फार्मूले में गड़बड़ है, वो ये कि एक्चुअली में उस मेल एल्डरली मेंबर ने 10 हेक्टेयर तो अपने पास रख लिए, बाकी के 40 हेक्टेयर 10-10 हेक्टेयर करके अपनी फैमिली के 4 मेंबर्स के नाम पे कर दिए। तो इस तरह से बाय एंड लार्ज एक इंडिविजुअल पर्सन के पास तो 10-10 हेक्टेयर ही है। इसका मतलब उस फैमिली में 5 इंडिविजुअल्स के पास 10-10 हेक्टेयर है, तो इस तरह से सरप्लस लैंड तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो एक फैमिली है, तो उस फैमिली के पास तो 50 हेक्टेयर ज़मीन है और 10 हेक्टेयर की अगर सीलिंग है तो टेक्निकली 40 हेक्टेयर उसके पास एक्सेस है। पर क्योंकि हमने यूनिट ऑफ एप्लीकेशन शुरुआत में 1972 तक इंडिविजुअल को माना था, इसीलिए उस परिवार के पास 50 हेक्टेयर ज़मीन है, फिर भी हम उससे कोई भी सरप्लस ज़मीन नहीं निकलवा पाए, क्योंकि पाँचों के पाँचों मेंबर के पास 10-10 हेक्टेयर आ गया। इस गलती को सुधारने के लिए 1972 के बाद हमने अ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स को यूनिट ऑफ एप्लीकेशन माना। अब उस परिवार के पास अगर 50 हेक्टेयर है, ये मैटर नहीं करता कि किस मेंबर के पास कितनी है, किस मेंबर के पास कितनी, पूरी फैमिली को हम यूनिट ऑफ एप्लीकेशन मानेंगे। तो अब अगर उनके पास 50 हेक्टेयर है तो फैमिली के पास सिर्फ 10 हेक्टेयर ही होना चाहिए। उससे एक्सेस अगर ज़मीन उनके पास है, इस केस में वो 40 हेक्टेयर बनती है, तो वो 40 हेक्टेयर सरप्लस डिक्लेयर होगी और ले ली जाएगी। तो 1972 तक का जो फेज़ था उसमें यूनिट ऑफ एप्लीकेशन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीलिंग ऑन द लैंड वो इंडिविजुअल था और 1972 के बाद वो एक फैमिली हो गई, फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स। अब अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें 1972 के बाद कई तरह की नई गाइडलाइंस के वाया एग्जीक्यूट हुई और ओवरऑल हमारे देश में जो लैंड सीलिंग का रिजिम है वो इस गाइडलाइन के सिस्टम के वाया फॉलो हुआ। अभी तक ये गाइडलाइंस क्या थी, इनको थोड़ा समझेंगे तो आपको लैंड सीलिंग प्रॉपर समझ में आ जाएगा, जो मैंने यहाँ पर लिखी हैं। हम इसको थोड़ा समझते हैं और क्यों हमें ये गाइडलाइन लानी पड़ी। 1972 में देश के अलग अलग राज्यों के चीफ़ मिनिस्टर्स की एक कॉन्फ्रेंस हुई और उस चीफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में गाइडलाइंस तय की गई फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग। क्यों ये चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस हुई, क्या नीड थी? पाया ये गया कि जो फर्स्ट फेज़ है उसके तहत 1972 तक सिर्फ 9.30 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड ही सरप्लस डिक्लेयर किया जा पाया है और जिसमें से सिर्फ 5.26 लाख हेक्टेयर ज़मीन ही रीडिस्ट्रीब्यूट की जा पाई है टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर और लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबरर।
मतलब बहुत ही कम ज़मीन, लगभग 9 लाख हेक्टेयर के आसपास तो सिर्फ सरप्लस डिक्लेयर हुई है उस पहले फार्मूले के तहत, और उसमें से भी लगभग आधी ज़मीन ही 5.26 लाख हेक्टेयर ही रीडिस्ट्रीब्यूट की जा पाई है। तो इन गलतियों को सुधारना ज़रूरी है, इसलिए लैंड सीलिंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस आई 1972 के बाद। और वो गाइडलाइन में पहली गाइडलाइन क्या कहती है कि कोई इरीगेटेड लैंड है अगर जिसमें एनुअली 2 क्रॉप्स निकाली जाती हैं, तो उस इरीगेटेड लैंड फॉर द 2 क्रॉप्स एनुअली सीलिंग होगी 4.05 हेक्टेयर से 7.28 हेक्टेयर। क्योंकि ये अच्छी ज़मीन है, इरीगेटेड ज़मीन है, साल में 2 फसलें निकालती है, इसलिए सीलिंग का साइज़ छोटा रखा। मतलब कम ज़मीन ही छोड़ेंगे आपके पास, ज़्यादा ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। और वो ज़मीन है 4.05 हेक्टेयर से लेके 7.28 हेक्टेयर तक। अच्छा, कोई ऐसी ज़मीन है जो इरीगेटेड है पर सिर्फ एक ही क्रॉप निकलती है साल में, तो वहाँ पर आपके पास जो सीलिंग है वो 10.93 हेक्टेयर है, लगभग 11 हेक्टेयर ज़मीन आपके पास रह जाएगी। अगर कोई ऐसी ज़मीन है जिसमें प्रैक्टिकली कोई इरीगेशन नहीं है और वो इन्फीरियर लेवल की बहुत ही कमज़ोर स्तर की ड्राई लैंड है, तो वहाँ पर ज़्यादा ज़मीन छोड़नी पड़ेगी किसान के पास। तो इसलिए सीलिंग की लिमिट ज़्यादा है, बढ़ गई है, 21.85 हेक्टेयर हो गई। तो अगर 2 फसलें निकालने वाली इरीगेटेड ज़मीन है तो 4 हेक्टेयर से लगभग 7.25 हेक्टेयर तक आपके पास रहेगा। अगर इरीगेटेड ज़मीन है, एक फसल निकालती है, तो लगभग 10.5 से 11 हेक्टेयर आपके पास रह जाएगा। और अगर एक ड्राई ज़मीन है इन्फीरियर क्वालिटी की और कोई इरीगेशन नहीं है, लगभग 21 से 22 हेक्टेयर ज़मीन आपके पास छोड़ दी जाएगी। ये 3 अलग अलग तरह के फिगर्स डिसाइड किए गए सीलिंग के। इस तरह से ज़मीनों को डिवाइड किया गया था। ये क्लासिफिकेशन है, इस तरह से क्लासिफिकेशन हुआ। इसकी कमज़ोरी ये पाई जाती है, यानी कि एक फेलियर ये है, यहाँ पे मैंने फेलियर्स भी लिखे हैं, वो ये कि इन वर्षों के दौरान बहुत सी ऐसी ज़मीन थी जिसे आगे जा कर के इरीगेट किया गया, जो न्यूली इरीगेटेड लैंड थे। उन न्यूली इरीगेटेड लैंड के लिए सही ढंग से कोई सीलिंग लिमिट डिसाइड ही नहीं की गई, और इस वजह से वो लैंड एक्वायर नहीं हो पाए, क्योंकि सरप्लस लैंड कितना होगा ये तय ही नहीं हो पाया। वो शुरुआती रिकॉर्ड्स में ड्राई लैंड काउंट हुए, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वेल इरीगेटेड लैंड हो गए, लेकिन ड्राई लैंड वाली सीलिंग लिमिट ही वहाँ पर काम करती रही और ज़्यादा ज़मीनें बच गईं उनके पास जो ज़मींदार थे, जबकि वो अच्छे से इरीगेटेड ज़मीनें हो चुकी थीं और साल की 2 या 3 फसलें निकालने लग गए थे। तो ये फेलियर में एक फेलियर काउंट किया जाता है। इसकी वजह से, क्योंकि शुरुआती वर्षों में जब हम 1972 के आसपास हैं, उस समय देश का बहुत ही कम हिस्सा इरीगेटेड था। हम 2025 में हैं और अभी कुछ वर्षों पहले तक ही, 4-5 वर्षों पहले तक ही देश का सिर्फ 35% ही इरीगेटेड था। अब आप अंदाज़ा लगाइए उन वर्षों के दौरान 1970s 80s में तो देश का कितना ही हिस्सा इरीगेटेड होगा, बहुत ही कम। तो उस समय तक जो लैंड इरीगेटेड है उसके हिसाब से हमने सीलिंग डिसाइड कर ली है, लेकिन एक्चुअली में लैंड अंडर इरीगेशन उसके बाद आने शुरू होंगे जब, तो वो अल्टीमेटली डाटा की कमी होने के कारण या इम्प्लीमेंटेशन में कमज़ोरियाँ होने के कारण या फिर किसानों की पॉलिटिशियंस और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की आपसी साँठ-गाँठ होने के कारण वो लैंड ड्राई लैंड या इन्फीरियर लैंड में ही काउंट होते चले गए और उनके ऊपर जो सीलिंग्स लग जानी चाहिए थी वो नहीं लग पाई, और देश का अधिकतर लैंड ऐसा ही था। इस वजह से सरकारों के हाथ कोई अच्छा खासा सरप्लस लैंड आया ही नहीं। तो ये एक कमी है, ये खामी है। अगली गाइडलाइन ये कहती है कि जो यूनिट ऑफ एप्लीकेशन है वो 5 मेंबर्स की फैमिली होगी। पहले तो इंडिविजुअल फार्मर होता था, अब 5 मेंबर्स की फैमिली को यूनिट ऑफ एप्लीकेशन माना गया है। अगर मान लीजिए किसी परिवार में 5 मेंबर से ज़्यादा लोग हैं, 6, 7, 8 लोग हैं, 9 लोग हैं, तो क्या करेंगे? तो 5 मेंबरों के बाद जितने भी एक्सेस मेंबर हैं उनमें से जो हर मेंबर है, फॉर ईच मेंबर, ये बंद करो लाइट, बहुत तंग कर रही है, कंटेंट चलने दो, इसको बंद कर दो, इसको भी बंद कर दो। तो 5 मेंबर्स के बाद वो जो ईच मेंबर हैं, उन ईच मेंबर्स को जो एक यूनिट ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स हैं उनके लिए हमने एक सर्टेन लिमिट रख ली कि भाई इनके पास 10 हेक्टेयर ज़मीन रह गई उनके पास। अब जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं या एक्स्ट्रा फैमिली मेंबर हैं, 6वां 7वां 8वां मेंबर है, उनका क्या? तो उन एक्स्ट्रा मेंबर्स को, हर मेंबर को इंडिविजुअल